हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हाँ जी, उपसर्ग पढ़ चुके हैं हम। हमने अब तक पढ़ लिए 5 उपसर्ग पढ़ लिए थे। अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। मैं आपको संधि के नियम बता चुकी हूँ और उपसर्ग का मूल शब्द कैसे निकालते हैं, उपसर्ग से प्रत्यय तो हमने पढ़े नहीं है, लेकिन मूल शब्द और उपसर्ग कैसे निकालते हैं और शब्द को शुद्ध कैसे करते हैं, ये सब मैं बता चुकी हूँ। तो अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे और आपको मैं ये जो आप पढ़ रहे हैं ये 3-4 नंबर तो लाएगा ही लाएगा, साथ में आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, देखते हैं। औ एक उपसर्ग है औ, इसका मतलब होता है रहित। क्लियर। और ये सारा ये आप पढ़ ही रहे हैं। अवयव समास है, संयोग है और निर्मित जो शब्द हैं वो तत्सम होंगे। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगी, जो इजी वाले समास है वो तो आप इजी से कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी जहाँ पर आधे कटे, है ना। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, क्योंकि देखिए जब शब्द को खोलेंगे तो दोनों का विशेष अर्थ होना चाहिए। मैंने क्या कहा कल आपसे कि क्रिया के योग में बनेंगे। क्लियर। तो ज़रूरी नहीं कि क्रिया योग, कई बार क्या होता है कुछ शब्द आ जाएंगे जैसे विशेषण वाले शब्द। क्लियर। विशेषण वाले शब्द जैसे परीक्षक, अब परि प्लस इक्षक हो गया। इक्षक का मतलब जो चारों तरफ देखता है ना। परीक्षा, पर्यंक, पर्याप्त, बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे। संज्ञा शब्द, क्या कहेंगे हम, संज्ञा शब्द। तो ज़रूरी नहीं है कि क्रिया से हो, क्रिया के योग में तो बनते ही बनते हैं, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जो उपसर्ग किन से बनेंगे, क्रिया वाले शब्दों से के साथ साथ संज्ञा शब्दों से बनेंगे। क्लियर बात, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और उस शब्द का जब आप खोलेंगे, 2 टुकड़े करेंगे शब्द को, तब दोनों का कुछ अर्थ निकलना चाहिए। और फिर जब उपसर्ग लगा देंगे तो वो जो तीसरा अर्थ बनेगा ना उपसर्ग लगाने के बाद में, वो भी विशेष अर्थ देने वाला होना चाहिए। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। वापस करें, फिर से सुन लीजिए कि क्रिया के साथ में तो कल हमने बनाए थे, मैंने सिखा भी दिए थे आपको, संधि वाले नियम भी बता दिए थे, समास भी लगा के दिखा दिए, है ना। लेकिन आज मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुने कि उपसर्ग के आगे अगर आपको नहीं समझ में आए तो देखना कि शब्द क्या है, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण वाला शब्द है, तत्सम शब्द है, कौन सा शब्द है। क्लियर। अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे कुछ शब्दों में कुछ भी नियम नहीं लगेगा, वो बिल्कुल सहयोग होंगे, तो वो मैं बताती जाऊंगी। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ और नोट करके लिख लेनी है साथ में कि किन दोनों के जो समास को टुकड़े करेंगे, हम 2 टुकड़े करेंगे इसके जैसे उपसर्ग प्लस जो भी शब्द है उनके भी अलग अलग अर्थ में बताती जा रही हूँ आपको। ठीक है। तो उन दोनों के अर्थ निकलने चाहिए, मतलब जब भी हम कोई शब्द पढ़ेंगे ना, उस शब्द का सार्थक अर्थ होना चाहिए। और फिर चमत्कार तो तब होगा ना जब ये जुड़ेंगे आपस में। देखिए ये है अव का मतलब होता है अवगुण, अवमानना, अवज्ञा। अव का मतलब ये नहीं होता, ये तो मैंने शब्द बताए हैं। अव का मतलब होता है रहित, गुणों से रहित, अवगुण, गुणों से रहित। अवमानना जो मानता नहीं है ना, अवमानना कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है ना। अवज्ञा, ये भी शब्द वही है। अवसर, अवसर से रहित। आ गया ना समझ में, बिल्कुल सिंपल है ये तो। अब एक शब्द है यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, ये परी है यहाँ पे, चारों ओर, इसका मतलब होता है चारों ओर। अविभाव है, चारों ओर, परिभ्रमण, पर्यावरण, परिवार, नियम वही आएंगे। देखिए आगे व्यंजन शब्द है, आगे कुछ भी व्यंजन होगा, आगे कोई स्वर होगा और आगे कोई संधि का नियम लगेगा। क्लियर। या तो व्यंजन होगा या कोई स्वर होगा या कोई संधि का नियम लगेगा। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है हर एक उपसर्ग में। क्लियर। और नहीं होगा तो वो संयोग होगा, जैसे परिभ्रमण, परिभ्रमण व्यंजन है ना, ये भ्रमण व्यंजन है। परिवार, परिवाद। क्लियर। अब देखिए ई की मात्रा लग जाएगी, परी के आगे ई की मात्रा लगते ही क्या बन जाएगा, ये परीक्षा, परीक्षक। और संधि का नियम ये तो दीर्घ वाले होंगे। अब संधि का नियम में जैसे पर्यंक, प्रत्येक, पर्याप्त, पर्यावरण। क्लियर। आगे चलिए, आगे है 8वां उपसर्ग ने।
नी का मतलब भी होता है रहित। क्लियर, अव्ययभाव समास आएगा इसमें, और इसमें यण संधि भी है, इसमें संयोग भी है, और जो बनने वाले शब्द हैं वो तत्सम। तीनों नियम काम में आएंगे इसमें। कौन कौन से? तीनों। जैसे नी के ईश्वर है तो दीर्घ बन जाएगा। कई बार क्या होता है जब शब्द खोलते हैं तो मात्रा छोटी लगी हुई रहती है। छोटी मात्रा का मतलब जानते हैं? ऋस्व मात्रा, है ना, ऋस्व स्वर। जैसे नी, निडर, निडर क्या है? निडर। ये देखिए यहाँ पे एक शब्द, ये मैंने यहाँ लिखा है नीर। कुछ विशेष होगा जो मैं आपको खोल के बताऊंगी आराम से। इसकी हो गई मात्रा ये लघु मात्रा, और ये है यहाँ पे प्लस पे ईर, क्योंकि मात्रा बड़ी है ना। अब यहाँ काम की बात, दो चीज़ें बताऊंगी आपको। प्रत्यय अगर नहीं पढ़े हैं या किसी ने हल्का फुल्की भी जानकारी है तो मैं बता देती हूँ, कभी भी मात्रा चेंज नहीं होगी प्लस के बाद प्रत्यय की। समझ में आई मेरी बात? ध्यान से सुनिए। प्रत्यय एज इट इज़ वैसा का वैसा रहेगा, प्लस के बाद जैसी मात्रा है वैसा ही प्रत्यय रहेगा। जैसा प्रत्यय है ना, मात्रा भी वैसी ही रहेगी, प्लस के बाद में चेंज नहीं होगा। ये है प्रत्यय को पहचानने की एक अच्छा तरीका। क्यों? क्योंकि देखिए, जो भी शब्द है, जो भी जैसा लगा हुआ है, उपसर्ग में हम मात्रा चेंज कर देते हैं, प्रत्यय में हम चेंज नहीं करेंगे। समझ में आया ना? आगे देखिए, ईर क्या मतलब होता है? ईर, नीर बोलते ना आप, नीर, तो इसमें मात्रा बड़ी है और ये दीर्घ संधि का शब्द बन गया। ये दीर्घ संधि, ये नीर दीर्घ संधि का नियम। अब देखिए, इस ईर का मतलब क्या है? नी का मतलब तो रहित, और ईर का मतलब है गंदगी या कायरता, है ना। तो क्या? गंदगी या कायरता, यानी कायरता से रहित, गंदगी से रहित, यानी निर्मल। नीर का मतलब क्या होता है? निर्मल, स्वच्छ, यही तो होता है ना नीर का मतलब। लेकिन शब्द को खोला मैंने, और खोला तो दोनों के अर्थ निकले अलग अलग, अलग अलग अर्थ निकले। नी का अर्थ निकला रहित, और ईर का अर्थ निकला कायरता, गंदगी। दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया तो नीर यानी गंदगी से रहित, और स्वच्छ, स्वच्छता किस में होती है? और नीर का अर्थ क्या होता है वैसे देखा जाए तो? पानी, जल। स्वच्छता तो उसमें ही है ना। गंदगी तो हवा में भी दूषित, आजकल तो हवा भी दूषित हो रही है, सब कुछ मिलावट वाला हो गया है। तो पानी क्यों नहीं, पानी में मिलावट क्यों नहीं हुई? बिल्कुल। नीर का मतलब होता है बहता हुआ जल, जो है, जो पीने योग्य जल है वह है। अब आप कहेंगे मैडम क्या मतलब है? जल तो जल ही है। अरे नहीं भाई, जल अलग है, पानी अलग है। कैसे अलग है? अभी बताते हैं। जल तो सब जगह है ना, तो मुझे बताइए, पानी भी सब जगह है। हाँ, तो जहाँ जहाँ पानी है क्या आप वहाँ वहाँ उसे पी सकते हैं? बताइए मुझे, पी सकते हैं क्या? एक नाली में पानी बह रहा है ना, सुनना ध्यान से। नाली में पानी बह रहा है और किसी को प्यास लगी तो क्या जाके मुंह मार के पी लेगा? जानवर थोड़ी ना है, पी लेगा क्या? नहीं पिया जा सकता, क्योंकि जो पीने योग्य पानी होता है ना उसे जल कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? जो पीने योग्य पानी होते हैं उसे जल कहते हैं। और जो गंदगी में, जो कहीं भी इधर उधर गड्ढों में पड़ा रहता है, नालियों में बहता रहता है, तालाबों में, ऐसे जो काम के नहीं आते हैं, जैसे समुद्र में है पानी है, पीने योग्य है क्या? खारा है ना भाई वो तो। किसी छोटे मोटे से बाल्टी में कचरा मिला हुआ पानी पड़ा है, बरसात का पानी आया किसी बाल्टी में से और कचरा मिला हुआ है, तो वो पानी है। तो पानी तो कुछ भी है, दूध में भी तो पानी मिला के दे देते हैं, सब्जी में भी पानी मिलाते हैं, तो उसे निकाल के पी थोड़ी सकते हैं। तो जो पीने योग्य होता है उसे जल कहते हैं, और जो स्वच्छ जल होता है उसे नीर कहते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, ऐसे सब चीज़ों के मिलेंगे आपको यहाँ पे, क्योंकि ये चैनल है ना, ये शुद्ध है, एकदम नीर की तरह शुद्ध है। ये मेरा जो चैनल है ना, ये नीर की तरह शुद्ध है। इसमें ना कोई मिलावट है, ना कोई है। जो कुछ लिखा हुआ है फैक्ट लिखा हुआ है। अगर आप इसे ग्रहण कर लेते हैं तो आप जीत जाएंगे। मुझे दूसरों की तरह तामझाम भी पसंद नहीं है, क्योंकि ना मुझे ये डेकोरेशन बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल सिंपल।
क्योंकि पढ़ने की चीज़ें हैं वो सिंपल ही अच्छी रहती है। हाँ, तो देखिए हमने नीर का बता दिया, नीर का। और अब देखिए एक शब्द है नियम। नियम, निडर, निबंध हो गया, नीर भी हो गया। अब हम थोड़े दीर्घ संधि के उदाहरण, इसके यण संधि के उदाहरण देख लेते हैं। न्याय, क्या है? न्याय। नी प्लस आय, नी प्लस ऊन, न्यून। आता है कि नहीं आता? देखिए शब्द सुने आपने। अब एक शब्द है नी, निष्ठा, इसमें भी नी है। हाँ, यहाँ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आपको कि कल हमने पढ़ेंगे कि कोई भी ये जो नी है, अगर ये जैसे निष्ठा है, ये निस वाला है ये, क्योंकि आप गच्चा खाएंगे यहाँ पे, मुझे मालूम है। ये श देखेंगे आप यहाँ मूर्धन्य से, तो आप निस करेंगे, तो ये निस धन सा नहीं होगा, ये निश धन स्थायी होगा ये, और ये निस धन स्तूरी होगा। क्यों? एक नियम काम करता है कि जब भी कभी भी आगे ई की मात्रा की व्यंजन संधि का नियम है, आपने पढ़ रखी हो तो, ई के आगे अगर ये आ जाते हैं, है ना, ये स, ये जो भी है, तो इसकी जगह ये बन जाते हैं, ये नियम है। तो और उसी नियम के तहत यहाँ निष्ठा में नी ही उपसर्ग है, निस नहीं है। ये ध्यान रखना आप, ये आप इसको कहीं साइड में इम्पोर्टेंट करके लिख लेना, उलझेंगे आप यहाँ पे, जहाँ जहाँ उलझेंगे वहाँ मैं बता रही हूँ आपको। तो ये हो गया सब अपना, तो अब आगे चलें। चलिए देखते हैं। एक उपसर्ग अभी, यहाँ भी बहुत गड़बड़ होती है। अभ्यर्थी, यण संधि भी आ जाती है, दीर्घ भी आ जाती है ना, व्यंजन भी आ जाती है। देखो ऐसा है, इसका अर्थ समझो पहले। अभी, दोनों और विशेष, दोनों और विशेष। अभी का मतलब क्या होता है? अभी का मतलब पास, है ना, पास। जैसे हम बोलते हैं ना, अभी भी खाया, अभी भी खाया, अभी आ रही हूँ, ये वाला शब्द नहीं आएगा यहाँ पे। इस उपसर्ग का अर्थ बता रही हूँ मैं आपको। अभी का मतलब होता है पास में, विशेष, ठीक है, और दोनों ओर। अब कुछ शब्द मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। जैसे हैं अभिवादन, लिख भी रखे हैं मैंने, आप थोड़ा पॉज करके देख लेना। अभिवादन। कुछ शब्द बोल रही हूँ मैं, थोड़ा ध्यान रखना। अभिवादन, अभिभावक, अभिज्ञान, अभियोग। अभी के आगे व्यंजन लगे हुए, अभी प्लस वादन, अभी प्लस भावक। तो जिनमें व्यंजन लगेंगे ना आगे, तो उसमें ये जो अभी की मात्रा है वो छोटी ही रहेगी, नो चेंज। मैंने साफ साफ लिख रखा है यहाँ पे, अभी की मात्रा नो चेंज। ये संयोग है सारे, जहाँ संयोग होता है वहाँ कोई चेंज नहीं होता है। क्यों? अभी के आगे वादन, वह क्या है यहाँ पे? व्यंजन। भावक, भय क्या है? व्यंजन। ज्ञान, घ क्या है? व्यंजन। योग, ये भी व्यंजन है। बात करें अगर इस बी की, क्योंकि यहाँ पे मात्रा ये है, स्वर है, ठीक है ना। अब ये तो यहाँ क्या है? अभी उपसर्ग है ना, ये अभी उपसर्ग। अगर सामने स्वर आ जाए, कैसे? शब्द तो आपको ऐसे ही मिलेगा, अभीप्सित, लेकिन जैसे ही खोलेंगे तो ये अभी दीर्घ में हो जाएगा। और इसके आगे भी अगर कोई भी स्वर हो, अपने आप पता लग जाएगा आपको। कैसे पता लगेगा? वही तो बता रहे हैं। देखिए, अभी इप्सित, अभी प्लस इप्सित आवश्यक रूप से चाहिए, इसका मतलब होता है अभिष्ट, यण संधि का नियम है। अभ्यास, ये कैसे पता लगेगा? देखिए बताते हैं आपको। जब भी यण संधि आएगी ना, तो ये तो आएगा ही आएगा, और ये के पहले कोई भी लेटर आधा आएगा। मैं ऐसे बता देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये आया अभ्यास, अ, भ, या और स, तो इस ये के आगे आधा लेटर, ये एक पहचान है यण संधि की। क्लियर? ये पहचान है। और जैसे ये इसका स्वर बाहर निकलेगा, निकालिए आप इसमें से, ये में से स्वर बाहर, आस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो ये जो आ निकल रहा है,
ये आ इस भी को पूरा करेगा, इस भी को पूरा करेगा ये आस। क्लियर। अभ्यास, यहाँ देखिए भ और स्वर की मात्रा, भ के साथ में ये आ जाएगा, स्वर की मात्रा आ जाएगी। ई को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ जाए ना, ई को छोड़कर कोई भी स्वर, जैसे मैं बता दी हूँ, मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे ई है, ये दोनों ई है, इनको छोड़ के कोई भी अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर, तो क्या बनेगा, ई का क्या बन जाएगा, ये, और ऊ का क्या बन जाएगा, वह। ऊ भी ऐसे आएगा, ऊ के आगे कोई अन्य स्वर आ जाएगा तो वह बन जाएगा, ई के आगे अन्य स्वर आ जाएगा तो यह बन जाएगा। तो ये देख लीजिए यहाँ ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। देखिए ये है अभ्यर्थी, ई है यहाँ पे स्वर, इसके आगे सामने अन्य कोई स्वर है ए, इन दोनों से मिलकर ये बन गया ये, तो अभ्यर्थी हो गया ये, ए की जगह ये। अभ्यास में भी ऐसे ही काम आएगा, बहुत सारे हैं, प्रत्येक है, अत्यावश्यक है, अभ्यास है, प्रत्युत्तर है ना, बहुत सारे आएंगे बिल्कुल, क्योंकि ये यण संधि का नियम हर उपसर्ग में काम में आएगा। इसलिए मैं आपको यण संधि का एक नियम बता देती हूँ कि ई और ई, इनके आगे अन्य स्वर आए तो ई की जगह तो बन जाएगा ये, ध्यान से सुनिए, और ऊ, इनके आगे अन्य स्वर आए तो क्या बन जाएगा, वह। ये ध्यान रखना आपको। और ये लेटर आधे अधूरे आएंगे। दूसरी बात, ये लेटर आधे अधूरे आएंगे। और तीसरी बात, ये जो आएंगे ये प्रति में, एक तो नी में और अभी में ये ज़्यादा दिखेंगे आपको, समझ गए। प्रति में दिखेंगे, अभी में दिखेंगे और नी में दिखेंगे। ये तीनों उपसर्ग में आपको ज़्यादा दिखेंगे। ये स्व में भी दिखेंगे वैसे। अब चलिए, उप का मतलब होता है समीप, जो मुख्य नहीं हो। उप का मतलब होता है जो मुख्य नहीं हो और जो समीप वाला हो। जैसे उपराज्यपाल, उप प्रधानाचार्य, है ना, वाइस प्रिंसिपल जैसे बोलते हैं ना। अब देखिए एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाह रही हूँ, आपके एक टॉपिक है विराम चिन्ह का, उसमें भी काम का है ये, साथ ही आप नोट कर लेना, कराऊंगी वो भी मैं। देखिए अगर कभी भी, मैंने लिख भी रखा है, इसको पढ़ लेना आप, अगर कभी भी पद के नाम के साथ में उपसर्ग आ जाए तो योजक चिन्ह लगेगा। क्लियर। तो अगर कभी आपको शुद्ध अशुद्ध में पूछ ले तो भी ध्यान रह जाएगा, और विराम चिन्ह में पूछ ले तो भी ध्यान रखना है। वापस से सुन लीजिए कि पद है ना, जो भी सरकारी पद है, या उन पदों के नाम के आगे उपसर्ग आ जाए ना, तो उनमें विराम चिन्ह लगेगा। एक बात। दूसरी बात, विराम चिन्ह आपके उपसर्गों में भी है, इसमें कोर्स में भी है। और उप जो होता है वो सहायक के रूप में कार्य करता है। संधि कौन कौन सी आएगी वो देख लीजिए आप। अब आप खुद निकालना सीखिए संधि। देखिए उपयोग संयोग है, ये तो कोई संधि नहीं है। उपमान कोई संधि नहीं है। उपमेय कोई संधि नहीं है ना। एक शब्द बोल रही हूँ मैं, उपाय, मुझे बताना कौन सी संधि है। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है यहाँ पे। उपाय में कौन सी संधि है। एक बोल रही हूँ मैं उपार्जन, उपेंद्र, कौन सी संधि है भाई, ये मुझे आप लिख के बताएं। बिल्कुल, कुछ काम तो आप भी कीजिए, इतनी मेहनत से बना रही हूँ मैं। अब देखिए प्र, 11वां नंबर का है प्र यानी होता है श्रेष्ठ, ज़्यादा, है ना। प्रहार, एक शब्द लिया मैंने हार, तो मैं इसके प्र उपसर्ग लगाते जा रही हूँ, प्रहार। और उपसर्ग अगर सामने चाहे कोई संज्ञा हो चाहे कोई क्रिया हो, प्र उपसर्ग कई तरीके से लगता है। जैसे सामने शब्द है प्रख्यात, ख्यात, प्र उपसर्ग लगा दिया प्रख्यात। सिद्ध, प्र उपसर्ग लगा दिया प्रसिद्ध, है ना। और बताओ, प्रांगण, प्रमाण, प्रणाम,
प्रयोग, बहुत सारे हैं, ढेरों हैं, आपको पढ़ने हैं। प्रोज्वल। हाँ, एक नियम यहाँ मैं बता देती हूँ, काम का नियम है। अगर ये प्रत्यय आता है और इसके बाद में न आता है तो इस न की जगह अण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अण बन जाएगा। चाहे ये न यहाँ आए, चाहे 2-3 लेटर छोड़ के आए समझ में? कोई नियम है यहाँ पे? नियम बता देती हूँ मैं आपको। एक नियम लगता है यहाँ पे कि प्लस के बाद में कोई भी न हो वो अण कब बनेगा। एक तो र या री वाले, है ना, या यरलव है, ये वाले ज़्यादातर यही आता है। और एक ये रह, अगर ये आए किसी भी शब्द के साथ में तो प्लस के बाद वाला न अण में चेंज हो जाएगा। एक शब्द बोलती हूँ, रामायण। संधि विच्छेद करेंगे तो इस न का न बन जाएगा राम प्लस अयन। क्लियर? राम प्लस अयन हो जाएगा। ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगी, 2-6 सटीक उदाहरण दूंगी, उसी से काम हो जाएगा। परायण। क्लियर? बोलते हैं ना परायण, पर प्लस अयन, दूसरों का घर या दूसरों को घर कहना। अब देखिए, परा उपसर्ग है, दूसरा है विशेष है। जैसे एक चीज़ है पराजय, परामर्श, मर्श का मतलब खींचना, परार्थ। तो इन सब में आप मुझे बताएंगे संधि कहाँ लगी हुई है, या खुद खोल के देख लीजिए। आप मुझे ना बताएं तो भी खुद का मूल्यांकन कर लीजिए कि यहाँ संधि कौन सी हो रही है। मैं ऊपर नियम बता चुकी हूँ आपको सबके, पर और मैं यहाँ शब्दों को खोल भी दिया है मैंने, देखिए यहाँ पे आपके लिए। अब आप मुझे बताना कि इसमें पर उपसर्ग कौन सा नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिख के देना, आपके लिए ये प्रश्न। इसमें पर उपसर्ग किसमें नहीं है, ये प्रश्न आपके लिए है ना। इसमें पर उपसर्ग किसमें नहीं है और दीर्घ संधि किसमें है। क्लियर? अब देखिए, एक है ये स्व। स्व का मतलब होता है अपना, होता ही है ना। स्व यानी अपना, खुद का, निज जिसे बोलते हैं, अपना, खुद का, निज, स्वयं का। शब्द आ जाए स्वच्छंद, शब्द आ जाए स्वागत, शब्द आ जाए स्वल्प, शब्द आ जाए कुछ भी ले लीजिए, जैसे स्वाद है, स्व दिया है मैंने तो स्वाद दूंगी। शब्द आ जाए आपके एक स्वास्तिक। इतने सारे शब्द मैंने बोले हैं, तो मुझे बताना ज़रा कि सु उपसर्ग और स्व उपसर्ग में क्या अंतर है। स्व तो मतलब होता है, मैं बता रही हूँ आपको, स्व का मतलब होता है खुद का, और सु का मतलब होता है अच्छा। चलिए ये बात क्लियर हो गई, फिर से बता रही हूँ, जान लीजिए, बड़ी अच्छी चीज़ है। सु का मतलब होता है अच्छा, स्व का मतलब होता है खुद। तो मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जब कभी भी हम किसी शादी विवाह या किसी समारोह में जाते हैं ना, तो बाहर लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में सुस्वागतम लिखा हुआ रहता है ना। प्रत्यय भी है उसमें और उपसर्ग भी है और मूल शब्द भी है। तो मुझे ज़रा बताने की कृपा करेंगे आप, खुद खोलना इस शब्द को कि क्या गलतियाँ हैं क्या नहीं है। जहाँ तक मुझे ज्ञान है मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, स्वागत, स्वागत किसका करेंगे हम? खुद का करेंगे का। स्व का मतलब क्या बताया मैंने आपको? अपना। आगत, स्वागत किसका करेंगे? आगत, जो आ रहा है उसका करेंगे ना। तो कैसा स्वागत करेंगे? सु, अच्छा ही करेंगे ना। तो इसमें सु उपसर्ग है, स्वागत शब्द में सु उपसर्ग है, सु प्लस आगत, अच्छा है जिसका स्वागत, है ना। अब जो शब्द लिखा हुआ रहता है, मैंने यहाँ लिखा है, देखो आपके लिए मैंने यहाँ लिखा है कि स्वागत, ये लिखा ऐसे लिखा हुआ रहता है बड़े बड़े अक्षरों में, स्वागत, सुस्वागत। अब तो देखिए, इसको खोलिए ना, इसको खोलो, ये स्व, सु प्लस स्व प्लस आगत। तो ये सु, तो ये मैंने यहाँ से लिख के ये सु लगा दिया, फिर इस स्व का मतलब ये थोड़ी ना होगा, तो ये तो 2 बार हो गया, सुस्वागत हो गया ये तो। सुसु आगत, ये देखिए
भाई ये सु मैंने ये ले लिया, और ये इस आप कह रहे हैं ना कि इसका मतलब सु होता है। नहीं, आप तो नहीं कह रहे, मैं आपको बताने की कृपा कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, आपको समझाने की चेष्टा कर रही हूँ। प्लीज़ समझ जाइए कि ये जो शब्द लिखा हो रहता है ना सु सु आगत, ये बहुत गलत होता है। तो ये 2 बार सु सु मतलब 2 बार स्वागत करेंगे आप, ये सु सु आगत हो जाएगा। तो नाम भी बड़ा चीप सा लग रहा है, तो ये गलत है। क्लियर? यानी स्वागत किसका करेंगे? जो आ रहा है। अब देखिए आगे, वी उपसर्ग विशेष, बिना, 2 अर्थ आ रहे हैं इसके। विभिन्न, वी भिन्न, जो दूसरों से भिन्न है, यानी जो विशेष है। विषय है ना, जिसका नाश नहीं हो। विहीन, जो विहीन यानी उसके बिना, जो हीन हो। सम, अच्छा, पूर्ण। सम तो बहुत इजी है, जैसे संस्कार। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ये बताऊंगी, शब्द आ जाए सम। मेरा घास काटने का इरादा नहीं है कुछ भी, पर मैं जो कुछ भी बताना चाहूँगी आपको अच्छे बताऊँगी। एक आता है शब्द ये सम, एक आता है शब्द ये सम, ये है अपना उपसर्ग। ध्यान रखें, जब भी ये उपसर्ग है ना, सब में आप देख लेना, ये नीचे जो ये हल का चिन्ह लगा हुआ होना चाहिए। कल भी मैंने बोला था, अगर किसी शब्द के साथ में ये लग जाए तो बोलेंगे हलंत चिन्ह, और अलग से इसको ऐसे ही लगा तो ये हल चिन्ह बोलेंगे, नहीं तो इसको बोलेंगे ये मैं हलंत है। क्या बोलेंगे? माँ हलंत है। क्लियर? अब देखिए, ये जो है इसका निशान, इसका मतलब तो अच्छा है, पूर्ण है, कुछ है, या लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बराबर। ये उपसर्ग नहीं है भाई, ये तो शब्द है एक, और इसका अर्थ होता है एक। इसका अर्थ है ना, ये तो उपसर्ग है और ये शब्द है। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यानी जिसके आगे हल चिन्ह लगा हुआ है वो उपसर्ग है, और जो ये सम है वो समान है, बराबर है, इक्वल है, उसका अर्थ दे रहा है। क्लियर? अब एक उपसर्ग है आपके अन और अन, इसी तरह से ये भी हैं। ये जो उपसर्ग है अन और ये उपसर्ग है अन, तो थोड़ा सा अंतर जान लीजिए। ये तो आपके ज़्यादातर आपको इसी में मिलेगा। ये तो संयोग रहेगी, जैसे अनजान, अनपढ़, ये व्यंजन के आगे लगेंगी। क्या आएंगे? व्यंजन के आगे लगेंगे, कई बार भ्रमित कर देंगे आपको। और एक अनु, अनु भी बहुत भ्रमित करता है। तो अगर ये जो है ना आधा, समझ लीजिए इसके आगे कोई स्वर है, इसके आगे कोई भी स्वर है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, जैसे अनुपयोगी शब्द दिया है, अनुपयोगी, अनुपयोगी, ये देखो अन बाहर निकल गया, इसका उपयोगी हो गया। ठीक है ना, इसी में तो लगा है ये, इसका अ और ये न के आगे क्या लगा है? उ और पयोगी। क्लियर? एक शब्द है अनाचार, वो ले लीजिए आप, और ले लीजिए। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे, गिनती नहीं है। आगे देखिए, बस कर देखिए, एक शब्द है अनु, जो मैंने बताया भी, यानी पीछे, अनुकरण, बहुत बार आता है ये। इसमें भी क्या होता है? स्वर बाहर आता है। अनुदित, अन प्लस उदित, अभी बोला था ना मैंने। शब्द तो आपको ऐसे दिखेगा अनु उपसर्ग में, अनुदित। देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ ये बताना चाह रही हूँ आपको कि ये कन्फ्यूजन करने वाले, इसलिए एक साथ लिखे हैं मैंने सारे, ये कन्फ्यूजन करने वाले हैं। जैसे हैं शब्द अनाश्रित, अन प्लस आश्रित, अनन्य, अन्न प्लस अन्य, अनुदित, अनुदित, अनुपसर्ग है ये। और वो जो शब्द आता है ना अनु, वो अनुगमन होता है, पीछे आता है, जैसे अनुगमन, अनु उपसर्ग है, बिल्कुल सिंपल। हिंदी में उपसर्ग काम में लेते हैं उसको, इसलिए मैंने इसको साथ लिख दिया यहाँ पे, अनुगमन। और हिंदी में क्या, अपने आजकल तो संस्कृत और सारे हिंदी के बराबर ही हैं, लेकिन अनु बिल्कुल आपको इजी वे में दिख जाएगा कहीं भी, और ज़्यादा माथापड़ी नहीं करनी पड़ेगी, पहचानने में भी आ जाएगा। अनुदित निकल रहा है ना, पीछे स्वर निकल रहा है ना, इसके भी अनुदित में भी।
एक शब्द मैं बोल के आपको बताना चाह रही हूँ, मेरे दिमाग से आउट हो गया है। जैसे अनुरक्त। अनुरक्त में कौन सा समास है, ये उपसर्ग है अनुरक्त। या एक बोलूँ मैं अनवरत, अनवरत लगातार। और एक होता है आपके अनुपमा, शब्द है मैंने अनुपमा। कई बार किसी नाम में भी दे दिया जाएगा, कई बार किसी नाम में भी दे दिया जाएगा। तो 3-4 तरह के शब्द हैं कन्फ्यूज़न करने वाले। जैसे अगर मैंने पूछा अनुवाद, तो इसमें अनुपसर्ग है या नहीं? बिल्कुल है। अनुवाद में तो है ना। अनुगमन, पीछे पीछे जाना। अनुकरण, पीछे पीछे जाना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिनके आगे व्यंजन हो ना, तो उनमें तो अनु उपसर्ग है, लेकिन जिनके आगे स्वर आ जाए ना, तो वहाँ अनु उपसर्ग आएगा। 2-3 शब्द और बताती हूँ मैं, अभी आपको बोल के बताती हूँ मैं, या लिख दूँ आपके यहाँ पे मैं। देखिए, एक आता है ना, अपन बोलते हैं ना अनुपस्थिति दर्ज करवाइए, अनुपस्थिति दर्ज करवाइए। अनुपस्थित है या नहीं, या अनुपम ही लिख दो। अनुपस्थिति, अनुपम, है ना। एक लिखूं अनुदार, अनुदान, अनुदार, अनुदान। अब देखना, आप निकाल के इसको खोल के देखना इन शब्दों को। एक शब्द में लिख रही हूँ अनुशासन, लिख लीजिए आप इनको, अनुशासन। ठीक है। अब मुझे बताइए किसमें उपसर्ग में अनु नहीं है, फटाफट से बताइए, जल्दी से कमेंट में आ जाना चाहिए। चलिए अब हम इनको पढ़ लेते हैं ताकि ये क्लियर हो। फिर 2-4 इसके आगे मैं पेज आपको ऐसे दे दूँगी। मुझे एक बुक अच्छी लगी, मैंने पढ़ी उसको, और मैंने उसकी इसमें मैं आपके डाल दूँगी अभी ये पेपर। आप उनको पढ़ लेना रोक के, पॉज करके, क्योंकि दोस्तों मैं माफ़ी चाहती हूँ, इतना समय नहीं मिल पा रहा है। आप उसको पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है, और उसमें से ही मैंने उसमें से लिए उनको, तो आप पढ़ना उनको। ये अति है। अब हम आ गए हैं 17वें नंबर पर, अति। 18वें नंबर का है अति, अत्यावश्यक, है ना। अतिक्रमण, देखिए अतीव, अत्यंत। तो आप इनमें संधि लगा के देखिए कि कौन सी लग रही है। ठीक है। फिर है आ का मतलब होता है, अति का मतलब तो अधिक हो गया ना, अति कर दी भाई आपने तो। कोई ज़्यादा खाता है तो कहते हैं अति कर दी, पूरा का पूरा ही खा गया। ज़्यादा बदमाशी भी करता है तो बोलते हैं अति कर दी। अब है आ का मतलब होता है तक, आमरण, है ना। आमरण, आजीवन, पूरे जीवन भर। आवास, जहाँ वास हो रहा हो। आरक्षण, रक्षा करने तक। यहाँ देखिए अपमान, अपयश, अपंग, अपकर्ष। मुझे बताएंगे, मैं यहाँ और पूछ रही हूँ एक प्रश्न, अपंग में संधि कौन सी है और नियम कौन सा लागू हो रहा है? बिल्कुल, ये बहुत बार पूछा गया है, ये शब्द ध्यान से नोट कर लेना। ये विवादित शब्द है, मैं हिंट दे रही हूँ, ये विवादित शब्द है। आगे देखिए, अपमान हो गया, अपंग हो गया। यहाँ देखिए अध्यक्ष, अधि उपसर्ग भी बहुत बार आता है। अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष। अधिकार, कोई संधि नहीं है, अधि उपसर्ग है बस। अधिनियम, अधिनियम बोलते हैं ना अपन। विधानसभा में अधिनियम आ गया, लोकसभा में, संसद में अधिनियम पारित हो गया। अधिकृत। अब ये देखिए सु उपसर्ग आ गया एंड में। सु यानी अच्छा, जिसका मतलब होता है अच्छा, श्रेष्ठ। सुमन, अच्छा है जिसका मन। स्वागत, अच्छा है जिसका स्वागत। सुशील, अच्छा है जिसका आचरण। स्वल्प, है ना, है ना। स्वल्प है या नहीं है इसमें? अरे भाई है या नहीं? सु है क्या? सुअल्प, है ना। अच्छा है जिसका अल्प। अल्प क्या होता है? कम। बताइए मुझे, ये तो कोई शब्द नहीं है क्या कोई शब्द भी? अगर मुझे ये इतना ज़रूर कहें आपकी वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, या कोई कमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है आपके। मैं इतनी मेहनत करके डाल रही हूँ, ये वीडियो दे रही हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचता है। बहुत सारी क्लासेस होती हैं, नहीं मिलता है समय, माफ़ी चाहती हूँ। अब 1 मिनट, एक पेपर ये है, आप इसमें से जो सारे उपसर्ग हैं, 1 मिनट, जो सारे उपसर्ग हैं वो दे रखे हैं, और उनके मूल शब्द दे रखे हैं, और उनसे निर्मित शब्द कौन से बनते हैं
ये है, थोड़ा देखिए, इसको पोज करके आप नोट कर लीजिए ना। एक थोड़ा आप इनको भी देख लीजिए। ये जो हिंदी के उपसर्ग हैं कुछ अलग से हैं ये। जैसे है, इसका मतलब नहीं है अखंड, अपर, ओ यानी हीन, ओगढ़, ओसर, ओगुण। जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने नोट करे यहाँ पे। एक है कु का मतलब बुरा, कुमार्ग, का यानी हीन पुरुष, का पुरुष, कायर पुरुष। का पुरुष का तो पूछा भी गया है। सु यानी अच्छा, सुमार्ग, सुपुत्र। स यानी सहित, सकाय, सशर्त, सरस, है ना। आप यानी स्वयं के लिए, आप बीती। ये बीती में मात्रा मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ा सा, यहाँ पे आप सुधार लेना, ये जल्दीबाजी में ऐसे लिखा है। और आधा, अधखिला, अधपका, सम, समान बोला मैंने अभी आपको, समकक्ष, समतुल्य, अन यानी नकारात्मक, अनखाया, अनदेखा। क्लियर। तो कुछ ऐसे हैं, ये कुछ और उपसर्ग हैं जिनके अर्थ मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं, है ना। आप थोड़ा नोट कर लें इनको ध्यान से, पोज करके देख लें, आप एक एक को ध्यान से देख लें, अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे तय के सारे एक साथ लिख दिए मैंने। तय के नियम एक साथ है। तय के साथ सगुण वर्ण आए तो द आएगा, तय के साथ से आए तो चच हो जाएगा, तय के साथ है आए तो दद हो जाएगा, तय के साथ लजन डटस आए तो वही लेटर डबल हो जाएगा। क्लियर। और वो तय के साथ में कख है, पफ और तथ और स आए तो द नहीं होगा, तय का तय रहेगा। क्लियर। देखिए दोस्तों, ये बुक है एक, मुझे बहुत अच्छी बुक लगी। मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर लिए हैं आपको तैयारी को मजबूत करने के लिए। ये मिश्रा, मनोज जी मिश्रा की बुक है ये, और व्याकरण के लिए अच्छी है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम हम कौन सी बुक लें, तो आप ये ले लीजिए। तो आइए हम थोड़ा सा एक बार थोड़े से क्वेश्चन, कुछ और उपसर्ग हैं जो मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिए। देखिए धीरे धीरे है। अंतर्गत, अंतरात्मा, है ना, अंतर्देशीय, अंतरकथा, और एक हलंत वाला अंतर है और एक सिंपल वाला अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय। देखिए साथ के साथ में ये देखिए, ये हलंत वाला है। अंतर्गत, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय। आपको बिल्कुल सेम से लगेंगे ये, लेकिन पहचान जाएंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय, क्यों, नियम क्या आएगा यहाँ पे, वही रह के आगे रह आ गया तो यहाँ विसर्ग लग जाएगा, बिल्कुल विसर्ग लगेगा। अंत है प्लस राष्ट्रीय, अंतर है प्लस जातीय, अंतर है प्लस राज्यीय, बिल्कुल ऐसे। तो इनको पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनर्विवाह, पुनरुक्ति, पुनरावलोकन, बिल्कुल पुनः आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए र ऊपर जा रहा है, सब में र ऊपर जा रहा है। क्लियर। और नहीं जा रहा है तो सामने भी र आ रहा है, बिल्कुल ये र वाले नियम भी आएंगे। ये इनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको साथ के साथ में ही। ये देखिए प्रातः काल, प्रातः वंदना, प्रातर, अब विसर्ग की जगह रह आ रहा है। प्रादुर्भाव, ये ऊपर रह गया, आए ना। ये देखिए धीरे धीरे देखिए आप। ये एक बुक ली है मैंने, अब माफ़ी चाहूँगी मैं, आपको ही पढ़ना है ये, और ये समझने की चीज़ें हैं। तो मैंने जो कुछ समझाना था वो समझा दिया। अब ये प्रैक्टिस के लिए आप इनको देख लीजिए एक बार, ये देख लीजिए, अच्छे से रोक कर पोज करके इनको पढ़ लीजिए। और अगली वीडियो में मैं इनके क्वेश्चन आंसर करवा दूँगी, और मैं आपको ये तीनों चारों ये जो पेज हैं वो मैं थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए एक बार बुक वाली लैंग्वेज भी देख लीजिए। ये मनोज मिश्रा पब्लिकेशन की बुक से हैं, है ना। मुझे अच्छी लगी ये बुक, बहुत अच्छी लगी। इसमें इजी वे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप भी ख़रीदना चाहें तो ठीक है, नहीं तो मैं इसी में से आपको दो चार टॉपिक करवाती रहूँगी। देखिए ये देखिए, सम बताया ना मैंने आपको, अच्छी तरह, पूर्ण रूप से, शुद्ध, सबके इनमें अर्थ भी दे रखे हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैं इतना सारा मैटर लिख भी नहीं पाऊँगी, और समय भी, वीडियो भी बहुत लगेगा। आप इसको अच्छे से पोज करके प्लीज़ दोस्तों, इतनी मेहनत आप करना। अभी मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं सारे करवा देती। हाँ, कहीं दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना, तो मैं आपको इसका शब्द का पूरा तोड़ मोड़ निचोड़ करके मैं समझा दूँगी।
शब्द को खोलना भी बता दूंगी। बिल्कुल देखिए, मैं धीरे धीरे ऊपर इसको कर रही हूँ। आप एक एक के इसको लिखना और पढ़ना इसको अच्छे से। मैं वापस से कर देती हूँ, बड़ी इजी वे से आप समझ में आ जाएगा। देखिए धीरे धीरे आप रोक लेना, कहीं आपको लिखना हो करना हो। बिल्कुल बहुत ही अच्छी है ये निगूढ़, है ना, जो गूढ़ नहीं हो। देखिए अधिनियम, अध्यक्ष, बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं। पेपर थोड़ी भरने हैं, समझना है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको वहाँ समझाने की चीज़ थी वो मैंने वहाँ समझा दी। अगले ही वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। ये देखिए कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं यहाँ पे, एक साथ मिल जाएंगे आपको सारे के सारे। बिल्कुल बहुत ही अच्छी है ये ओ जो है 5वें नंबर पर, ओगुन, अवसर, अवतार, है ना, ये अव से बना हुआ है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना। अव से बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, ये अव से बना हुआ है। ओगुन, अवसर, अव प्लस अवसर, ये